मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। आज हम BECC 133 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 को कवर करेंगे। ये है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और जो चैप्टर 5 होगा यानी हमारा जो नेक्स्ट यूनिट होगा उसमें हम केवल केनीशियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को कवर करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है फ्यूचर वीडियोज़ बनाने में और हमारे चैनल को ग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास इग्नू की किताब है आप उसे खोल के रखें, इससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि क्लासिकल और केनीशियन थ्योरी के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, 1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आया था। उस टाइम पे इकोनॉमी एकदम रिसेशन में चली गई थी। और जो 1930 से पहले की जितनी भी थ्योरीज थी उन्हें हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। और जो 1930 के बाद जिन्हें डेराइव किए गए थे उनमें से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी केनीशियन की थ्योरी। तो आइए इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को हम थोड़ा समझते हैं, मेजर डिफरेंसेस समझेंगे और जो हमारे नेक्स्ट सब यूनिट्स आ रहे हैं उनमें हम इससे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इशू है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक इशू। इसमें क्या है, जो क्लासिकल थ्योरीज होती थी उनका ऐसा मानना है कि जो प्राइस हो गए, वेज हो गया और जो आउटपुट लेवल है ना, ये मार्केट फोर्स डिटरमाइन करती है, जबकि जो केनीशियन थ्योरी है जस्ट वो इसका अपोजिट है। सेकंड है लीजेस फेयर यानी लीव अलोन। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना था कि अगर मार्केट को स्मूथ फंक्शन करना है तो फिर इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अपना जो मार्केट है वो खुद ब खुद डिसाइड करेगी कि उस टाइम पे उसका एम्प्लॉयमेंट लेवल, आउटपुट लेवल कितना होगा। जबकि केनीशियन थ्योरी का ऐसा मानना है कि अगर मार्केट को स्मूथली फंक्शन करना है तो उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है हमारा कंटिन्यूस मार्केट क्लियरिंग। तो इसमें क्या है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि मार्केट में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, मार्केट में हमेशा एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहती है। ठीक है, पर केनीशियन थ्योरी का ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। ऐसा उनका है कि केनीशियन थ्योरी ऐसा बोलती है कि रेट और जो प्राइस लेवल हैं ये सारे फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, मार्केट अपने आप एडजस्टमेंट नहीं करती है, इसमें एडजस्टमेंट हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि मार्केट में हमेशा परफेक्ट कंपटीशन भी मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है। ठीक है, और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है सेज लॉ ऑफ मार्केट। जो केनीशियन थ्योरी है उसका ऐसा मानना है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, यानी डिमांड अपनी सप्लाई खुद बनाती है। जबकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका ऐसा मानना है कि सप्लाई हमेशा अपनी खुद की डिमांड बनाती है। ठीक है, तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो इन्हीं को अभी हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा दोस्तों पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज, यानी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनके हिसाब से हमेशा मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है। पर जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो केसेस थे उनका क्या जवाब था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास? उन्होंने बोला कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये वॉलंटियर है। हो सकता है कोई भी पर्सन उस वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, या उन्हें ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो उनकी हायर क्वालिफिकेशन होगी तो उन्हें इससे अच्छा जॉब मिल सकता है, हायर वेज रेट मिल सकती हैं। तो इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही हैं उसे हम बोलते हैं वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो लोग उस पर्टिकुलर गिवन प्राइस में अगर काम करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे हम बोलेंगे कि वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी की वजह से मार्केट में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सेकंड है हमारा सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो सेज लॉ ऑफ मार्केट बोलती है कि सप्लाई हमेशा अपनी खुद की डिमांड क्रिएट करती है और इसी की वजह से मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। अब किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमें मार्केट इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमेशा याद रखना दोस्तों, एडी शुड बी ऑलवेज इक्वल टू एएस, यानी एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अभी सप्लाई हमेशा अपनी डिमांड बनाती है, इस चीज़ का क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास अभी क्या थ्योरी थी वो अभी हम देखते हैं कैसे ऐसा हो सकता है, उन्होंने इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया। तो दोस्तों उन्होंने बोला कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हैं, ये क्या करते हैं बदले में फैक्टर पेमेंट देती हैं, है कि नहीं। जैसे लैंड हमेशा रेंट देती हैं, लेबर हमेशा वेजेस कलेक्ट करता है, कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, है ना, कैपिटल से इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर से हमें प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। तो
ये जो फैक्टर सर्विसेज के बदले में हमें फैक्टर पेमेंट मिले, तो फैक्टर पेमेंट से क्या होती है, इनकम जनरेशन होती है कि नहीं। फैक्टर पेमेंट से इनकम जनरेट होगी, वो हाउस होल्ड सेक्टर में जाएगा। 2 सेक्टर इकोनॉमी 3 सेक्टर इकोनॉमी में हमने पहले पढ़ा है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पुराने वीडियोज़ हमारे देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा। हाउस होल्ड सेक्टर्स में जैसे ही जाता है तो हाउस होल्ड में क्या है, कुछ कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन होगा तो वो दोबारा फर्म में जाएगा, और इससे क्या है, डिमांड क्रिएट हो रही है कि नहीं। तो सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करता है, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, उन्होंने इसी चीज़ का एक सिंपल सा फंडा और भी दिया है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमेशा क्या करती है, एग्रीगेट डिमांड कैसे क्रिएट हो रही है, लोगों के पास पैसा है, जो पैसा आया उनके पास, उसमें से कुछ पोर्शन वो क्या करती हैं, कंज्यूम करती है कि नहीं। कुछ पोर्शन वो कंज्यूम करेगी और कुछ पोर्शन सेव करती है। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड को क्या, किससे डिनोट कर रहे हैं, ये कंजम्पशन प्लस सेविंग। अभी जो ये सेविंग कर रहे हैं, ये घर में तो कर नहीं रहे सेविंग, ये क्या कर रहे हैं, लोग बैंक में दे रहे हैं, बैंक में दे रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बैंक कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, और इसी को ये बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड को उन्होंने क्या किया, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के मार्क में इसे डिनोट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो रियल वेज और पर्सन एम्प्लॉयड के बीच के अगर हम ग्राफ को अगर हम इससे बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, रियल वेज और पर्सन एम्प्लॉयड के बीच में हमें 2 सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। एक है हमारा लेबर का सप्लाई और एक है हमारा लेबर का डिमांड। ठीक है, तो जो दोस्तों डिमांड कर्व होती है वो हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड्स होती है, जबकि सप्लाई कर्व होती है वो हमेशा अपवर्ड की तरफ होती है। अभी इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखो क्या है, अभी जैसे रियल वेज जो है, मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि लोग ज़्यादा रेट पे काम करने के लिए तैयार हैं। लोगों के पास पैसा है तो लोग क्या करेंगे, उस रेट पे काम करने के लिए तैयार है ना। तो उस टाइम पे क्या है, लेबर का सप्लाई ज़्यादा है, लोग काम करने के लिए तैयार हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि नहीं। जबकि हमारा मान लो इस इक्विलिब्रियम से पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, ये देखो आप, डिमांड जो है ये इस लेवल पे आ गया है कि नहीं, पर जो सप्लाई है वो इस लेवल पे आ गया है। क्यों, क्योंकि लोगों का सप्लाई यानी लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेबर की सप्लाई ज़्यादा है पर डिमांड कम है। डिमांड कम क्यों है, अब प्राइस ज़्यादा है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं, तो फिर फर्म्स तो उन्हें कम से कम एम्प्लॉयड रखेगी ना, क्योंकि फर्म्स को क्या है, पैसे कम देने हैं और प्रॉफिट ज़्यादा करना है कि नहीं। तो लोग काम करने के लिए तैयार हैं पर फर्म काम देने के लिए तैयार नहीं होगी, है कि नहीं। इसीलिए जो स्लोप है वो हमेशा डिमांड का डाउनवर्ड्स दिया गया है, जबकि सप्लाई जो है हमेशा अपवर्ड कर्व ही बनाती है। ठीक है दोस्तों, ओके। सेम पर्सन एम्प्लॉयड जो है, ये अभी क्या है हमारा, इसमें मार्केट में इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या एक और कंडीशन इन्होंने क्या दे रखी है कि एमआर यानी जो मार्जिनल रेवेन्यू है दोस्तों, वो रियल वेज के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि आपने 5 लेबर को आपने एम्प्लॉय किया है, इस सेक्शन में देखो 5 लेबर आपने जो है एम्प्लॉय किए हैं और उन्होंने 100 रुपये का आपको आउटपुट दिया है। 6 लेबर से आपने क्या किया, 120 रुपये का आउटपुट किया, यानी कुल मिला के आपको एक एवरेज मिल रहा है कि एक लेबर आपका 20 रुपये के बराबर का काम कर रहा है कि नहीं। तो इनका मानना है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, जैसे जैसे आप लेबर की डिमांड को अगर करोगे, इस साइड हम लेबर लेंगे, इस साइड अगर हम आउटपुट लेंगे, तो जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते रहोगे आपके आउटपुट में कुछ ना कुछ एक इंक्रीमेंट आएगा। पर एक समय आएगा जब आप कितने भी एम्प्लॉयज़ ले लो, आपका आउटपुट उतना ही होगा और उसके बाद वो डाउनवर्ड फॉल होगा पर और अप नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा है इसमें दोस्तों, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट आपको ऊपर मिला है पर्सन एम्प्लॉयड वाला, उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो पीक है उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट पे दोस्तों हमेशा याद रखना कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना, यानी जितना काम आप किसी एक लेबर से ले सकते हो वो हमेशा रियल वेज से ज़्यादा या फिर बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो इस चीज़ को ये कंसिडर करते हैं। तो एक रिलेशन दिया गया है दोस्तों, इसमें क्या है रिलेशन हमारा, रियल वेज हमेशा डिमांड लेबर
यानी लेबर का जो डिमांड है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो रियल वेज है वो अगर बढ़ती है तो डिमांड लेबर हमेशा कम हो जाता है, पर अगर रियल वेज बढ़ती है तो लेबर की सप्लाई में इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा पैसे में काम करने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें पैसा ही नहीं दोगे तो वो बोलेंगे ऐसा काम करके क्या फ़ायदा, उससे अच्छा घर में हम टाइम स्पेंड करते हैं, है कि नहीं, रिफ़्रेश होते हैं, क्यों इतने कम पैसे में काम करना। तो वही चीज़ हो जाती है दोस्तों मार्केट के सिचुएशन में, ठीक है। तो इस इधर हमने सेपरेट कर्व बना के दिखाए हैं, डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड होती है और सप्लाई कर्व क्यों अपवर्ड होती है, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको इससे मिल जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज, रेट, प्राइस, इंटरेस्ट। इन सब को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ये सारे फ्लेक्सिबल होते हैं, है कि नहीं, इसीलिए लेज़ी-फेयर जो है इधर ही फॉलो होता है। अभी कैसे लेज़ी-फेयर इसमें फॉलो हो रहा है, यानी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस क्यों नहीं होना चाहिए, वो आप यहाँ इस सब्जेक्ट से आप समझ जाओगे, ठीक है। तभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ग्राफ प्लॉट किया था रियल वेज और नंबर ऑफ लेबर्स के बीच में, है कि नहीं। हमने देखा था इसमें जो लेबर की सप्लाई है वो अपवर्ड है, जबकि डिमांड जो है वो डाउनवर्ड है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वेज रेट अगर बढ़ रही है, यानी लोगों को वेज रेट ज़्यादा मिल रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप डिमांड कर्व देखोगे तो वो कैसा है, वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है कि नहीं, देखो डाउन जा रहा है। जबकि जो आपका जो अपवर्ड जो कर्व है यानी सप्लाई का कर्व है, वो देखो आपको जैसे ही ऊपर जा रहा तो सप्लाई भी ज़्यादा है, लेबर की सप्लाई ज़्यादा है कि नहीं, जबकि धीरे धीरे वो कम हो रही है अगर आप वेज रेट कम कर रहे हो। तो ये है जनरली आपको इससे क्या पता चल रहा है कि वेज रेट जब बढ़ रही है तब ज़्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं, है कि नहीं, वो काम करने के लिए तैयार हैं, जबकि डिमांड फॉर लेबर जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि फर्म्स उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वेज रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं, है कि नहीं, उनका ऐसा मानना है कि मार्केट जो है ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। कैसे? अभी जैसे इस वाले पॉइंट में आप देखो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम, ये वाला पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अभी जैसे कुछ भी होता है इसमें, जैसे प्राइस रियल वेज बढ़ रही है जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कुछ भी हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ होती है इम्पोर्टेंट है, अपने आप जो है मार्केट अपने आप को इससे स्टेबल कर लेती है, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना है, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है, रियल वेज जो होता है वो हमेशा मनी वेज डिवाइडेड बाय प्राइस होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप कहीं नोट कर सकते हो। अभी डिमांड और सप्लाई जो है हमेशा क्या है, वेज रेट का जो है फंक्शन होता है कि नहीं, फंक्शन ऑफ रियल वेज। ये जो देखो, ये जो डिमांड हो गया, है कि नहीं। अभी डिमांड अगर मेरे को लिखना है तो डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, फंक्शंस ऑफ रियल वेज। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यानी रियल वेज जो है वही डिमांड को कंट्रोल कर रही है कि नहीं। और जो सप्लाई हो रही है, दोस्तों, वो भी क्या है, फंक्शंस ऑफ रियल वेज ही है कि नहीं। जैसे जैसे रियल वेज बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, जबकि डिमांड कम हो जा रही है, तो ये दोनों क्या है, इसी का फंक्शन है, रियल वेज का ये फंक्शन है, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक छोटा सा रिलेशन दिया हुआ है इसमें, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है दोस्तों। अभी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर कहीं भी बैंक मान लो या फिर कहीं पे भी लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रही है ना, तो लोग क्या करेंगे, सेविंग्स ज़्यादा करेंगे। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे, जबकि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अभी इसको हम एक छोटे से चार्ट में प्लॉट करेंगे और इसको समझेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सेम जैसे सप्लाई और डिमांड का कर्व था, सेम हम एक साइड पे इंटरेस्ट ले लेंगे, दूसरे साइड पे हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट या सेविंग ले लेंगे, ठीक है। ये वाला जो होता है, हमें जो सेविंग का जो कर्व होता है वो अपवर्ड होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन करके देखते हैं। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ती है दोस्तों, उस टाइम पे लोगों का इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, लोग इन्वेस्ट कम करने लग जाते हैं। जबकि अगर सेम उसी रेट पे अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, सेविंग्स ज़्यादा करेंगे, ठीक है।
इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, लोग इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, बोलेंगे भाई इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, उससे चाहे हम कहीं ना कहीं से कंज्यूम करते हैं, है कि नहीं। जबकि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, लोग बैंक में पैसा रखेंगे, है ना, लोग ज़्यादा बैंक में पैसा रखेंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा। तो इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट जो है ये इन्वर्सली रिलेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन को फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट। जबकि हमारा जो सेविंग है वो एक डायरेक्ट रिलेशन को फॉलो करता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, लोग बैंक में पैसा रखेंगे तो सेविंग्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। और सेम अगर इंटरेस्ट रेट हमारा ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट जो है कम हो जाती है ऑटोमेटिक। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था, ठीक है, ओके। अभी जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इक्विलिब्रियम इन मार्केट। इक्विलिब्रियम इन मार्केट ऑब्लिक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे बढ़िया से कहीं पे आप नोट कीजिए, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट किस लिए ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मार्केट में अगर हमें इक्विलिब्रियम चाहिए तो फिर हमारा सिचुएशन कैसा होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना चाहिए। और एक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है दोस्तों, ठीक है। ये फिशर्स अप्रोच और कैम्ब्रिज अप्रोच में मैं आपको नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ाऊंगा। तो ये क्या बताती है, जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ये बोलती है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देती है एम वी इज इक्वल टू पी टी, ठीक है। एम वी यहाँ पे क्या है, मनी इन सर्कुलेशन है, जो मार्केट में जो लोगों के पास पैसा है, जो सर्कुलेशन में जो मनी है उसको हम एम से डिनोट करते हैं। वी है वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास 100 रुपया है या 200 रुपया है, ठीक है, तो वो मैं किसी को दे रहा हूँ, उससे कुछ मैं स्पेंड कर रहा हूँ, फिर वो कहीं और इम्पोर्टेंट जगह पे स्पेंड करेगा, है ना। 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की चीज़ खरीद सकता है वो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी एक ही सर्कुलेशन, एक ही नोट कितने हाथों में कितने कम समय में घूम रही है, समझ रहे हो ना। मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी को हम इसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्राइस लेवल, यानी प्राइस लेवल हमारा उस टाइम पे कैसा है, और जो टी है वो है हमारी रियल जीडीपी, ठीक है। तो एम वी इज इक्वल टू पी टी का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और जो फिशर्स का जो अप्रोच है उसमें भी आप पढ़ोगे कि जो इसमें वी है यानी वेलोसिटी ऑफ मनी है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, और जो रियल जीडीपी है, जो आउटपुट है, उसे भी हम चेंज नहीं कर सकते, ये दोनों कांस्टेंट होता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मनी को क्यों चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये परसेंट टू परसेंट वेरी करता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वी को चेंज क्यों नहीं कर सकते, ये परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। जबकि जो हमारा टी है यानी रियल जीडीपी है, ये हमारा हम एक शॉर्ट पीरियड के लिए आउटपुट को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर ये लॉन्ग पीरियड है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अगर वी और टी को अगर हम कांस्टेंट रख लेंगे तो हमें एक वैल्यू क्या मिलेगी, एम इज इक्वल टू पी, है ना, एम इज इक्वल टू पी हो जाएगा। यानी जो हमारा मनी सर्कुलेशन है वो हमारे प्राइस लेवल के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो दोस्तों। हाँ, तो एग्रीगेट सप्लाई जो है ये कांस्टेंट हो जाता है कि नहीं। क्यों कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई हमारा कांस्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो मनी सर्कुलेशन में है वो हमारे रियल जीडीपी यानी आउटपुट के बराबर है, समझ रहे हो। और आउटपुट को हम क्या है शॉर्ट रन में कभी भी इंक्रीज नहीं। तो चलो दोस्तों एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि अगर हमारा कभी एग्रीगेट सप्लाई से हमारा एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड को अगर मुझे बढ़ाना तो फिर मैं क्या करूँगा, मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा दूंगा, है ना। अगर लोगों को मनी सप्लाई मैं बढ़ा दूं तो फिर उससे लोगों की डिमांड बढ़ जानी चाहिए, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, है कि नहीं। कैसे हो रहा है, अभी देखो, ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमने एक साइड पे प्राइस लेवल लिया हुआ है, दूसरे साइड पे हमने आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को लिया हुआ है कि नहीं। हमारा एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे फिक्स है, और अगर हमारे पास जो हमारी डिमांड है वो हमने लिया है एक डिमांड कर्व के थ्रू, वो है एग्रीगेट डिमांड जो कि एम वी के बराबर है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ पे है। अभी जैसे लोगों के पास अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है ना दोस्तों, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो वो खर्च ज़्यादा करेंगे, है कि नहीं। तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगी, कर्व को AD1 पे शिफ्ट कर लेगी, ठीक है। और AD1 पे शिफ्ट करने की वजह से फिर क्या होगा, प्राइस लेवल ऑटोमेटिक हमारा P1 में शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली
अगर हमारे पास लोगों के पास पैसा कम है कि नहीं, मनी सप्लाई अगर लोगों के पास कम है तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा तो डिमांड कर्व हमारा AD2 में शिफ्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा जैसे E2 समझ लो, है कि नहीं, E2 में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्राइस ऑटोमेटिक जो कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो कुल मिला के जो हमारा सप्लाई है उसकी वजह से प्राइस कंट्रोल होती है और उसी से ही हमारा डिमांड कंट्रोल होता है कि नहीं। तो उम्मीद है आपको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थ्योरी जो है समझ में आ गई हो। तो अभी हम इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा से लॉ ऑफ मार्केट है ना, जो से लॉ ऑफ मार्केट बोलती है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये अनरियलिस्टिक है, ठीक है। दूसरा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो इंटरेस्ट इलास्टिक होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं, सॉरी, ठीक है। तीसरा फ्लेक्सिबल ऑफ वेजेस, जिससे क्लासिकल थ्योरीज बताती हैं कि ये फ्लेक्सिबल हैं जबकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। चौथा है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अभी क्या है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को तो कंसिडर कर ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट को तो कंसिडर ही नहीं कर रही, क्योंकि इनके हिसाब से वो वॉलंटियर है कि नहीं। तो फिर ये क्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो इक्विलिब्रियम है उसके पॉसिबिलिटी को ये बिल्कुल शो नहीं करते हैं, ठीक है। पांचवा है एब्सेंस ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्ट। इनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है ऑटोमेटिक मार्केट अपने आप एडजस्ट कर लेती है बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के, यानी मार्केट फोर्सेस ही उसे अप डाउन करती हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती हैं, है कि नहीं, जो कि रियलिटी में नहीं होता है, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा रिजेक्शन ऑफ नो कंट्रोल एट द गवर्नमेंट पार्ट पॉलिसी, यानी इनका मानना है कि कोई भी मार्केट को अगर स्मूथली फंक्शन करना है तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जबकि हम जब कीनेशियन थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट के जो इंटरफेरेंस है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस चैप्टर को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब जब आप इसको समझ लेंगे उसके बाद जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब को खोल के देखेंगे अपने, तो उसमें आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। अगर किसी तरह का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे जितना हो सकता है। तो इसी के साथ हम चैप्टर को क्लोज करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।